नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कांग्रेस में ही सेंधमारी में लगी ममता बनर्जी, अब कीर्ति आजाद की बारी। त्रिपुरा सरकार के खिलाफ सुनवाई, एससी ने पूछा निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या कर रहे हैं। कानपुर में बीजेपी कार्यालय तैयार, प्रियंका बोली अस्पताल की एक भी ईंट नहीं रखी गई। मुंबई हमले पर मनीष तिवारी ने मनमोहन सरकार को घेरा, बीजेपी को मिला मौका। और समीर वानखेड़े और घिरे, पूर्व मुंबई एसीपी बोले मेरे बेटे को फर्जी केस में फंसाया गया। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के गेम प्लान की। पश्चिम बंगाल की जो हाल में जो चुनाव हुए थे उसमें सफलता के बाद ऐसा लग रहा है कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं तृणमूल कांग्रेस की और ममता बनर्जी की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब उनका उद्देश्य ये है कि देश के बाकी राज्यों में पार्टी का विस्तार किया जाए और न सिर्फ विस्तार बल्कि 2024 के लिए भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि पीएम की कुर्सी पर काबिज करने की तैयारी में लगी हुई है ममता बनर्जी। लेकिन इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? इसके पीछे उनकी रणनीति सबसे पहले ये है कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए और इसी क्रम में आज एक और कांग्रेस के नेता ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पूर्व दरभंगा के जो सांसद रहे हैं, कांग्रेस में फिर शामिल हो गए थे, कीर्ति आजाद की, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। आज कीर्ति आजाद की खबर आ रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये खबर कब आई है? जब इसके पहले कई कांग्रेस के नेता जैसे कि सुष्मिता देव, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया, लुजिनो फिलेरो उन्होंने ज्वाइन किया, उधर यूपी में ललितेश त्रिपाठी और उनके साथ एक नेता थे, उन्होंने भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। तो कई कांग्रेस के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहा है और इसके बाद से ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब अगर कीर्ति आजाद ने भी किया है तो क्या ये एक रणनीति के तहत तृणमूल कांग्रेस इसको कर रही है? उसका गेम प्लान क्या है कि कांग्रेस को कमजोर करे। कांग्रेस जो अपने आप को विपक्षी विकल्प और प्रबल विपक्ष के रूप में रखता है तो उस चीज को दरकिनार किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस एक तरीके से मानसिक दबाव कांग्रेस के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि कांग्रेस फ्रस्ट्रेट होके और मजबूरीवश ममता बनर्जी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। तो ये सारा जो गेम प्लान है वो चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी का जो संगठन है वो इतना मजबूत है बाकी राज्यों में कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएगा? क्या तृणमूल कांग्रेस को दरकिनारे करके और थर्ड फ्रंट और जो विपक्षी एकजुटता की बात करती आई है क्या वो कर पाएगी? और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि जो सियासी चाल है तृणमूल कांग्रेस की वो क्या होगा? क्या वो एकला चलो रे का नारा है? क्या तृणमूल कांग्रेस ये समझ गई है कि अब वो अकेले एक मोदी सरकार को पटकनी दे सकती है, मोदी सरकार को बेदखल कर सकती है? अगर तृणमूल के आप लीडर से अगर आप बात करें तो वो कहेंगे नहीं, हम विपक्ष को एकजुट रखना चाहते हैं, हमारा एकमात्र मुद्दा है कि हम किस तरीके से मोदी सरकार को हटाएं 2024 में। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्षी एकजुटता की जब बात तृणमूल करता है तो वो बिना कांग्रेस के कैसे हो सकती है? क्या कांग्रेस को हटाकर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? और क्या बाकी जो पार्टीज हैं वो क्या इस चीज पर मान जाएंगी? क्या गारंटी है कि आज तृणमूल कांग्रेस से अगर ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है कि वो पीएम की गद्दी पर बैठे तो स्टालिन का क्या होगा? उसी तरीके से जो बाकी राज्य हैं वहां पर क्या होगा? सारी रीजनल पार्टीज इस समय खड़ी हो सकती हैं तो उनका क्या होगा? फिलहाल लेकिन विपक्षी एकजुटता को एक बड़ा झटका मिला है और कांग्रेस को कमजोर करने की, कांग्रेस को तोड़ने की जो कोशिश है तृणमूल कांग्रेस की वो लगातार बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी का सपना इससे पूरा हो पाएगा? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां पर नगर निकाय के चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। आपने देखा था कि कल हिंसा की झड़पों की खबर आई थी कि किस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस की सायनी घोष हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर यह आरोप लगाया था कि जो मुख्यमंत्री बिप्लब देब की एक रैली होने वाली थी वो वहां पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रही थी
और ये तमाम जो हिंसक वारदातें हैं ये अभी हाल के दिनों में त्रिपुरा में सुनाई पड़ी है। और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की और हिंसा की वारदातें की हैं और लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नगर निकाय का जो चुनाव है वो जीता जा सके। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल किया था, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि जो चुनाव है उसको पुनर्निर्धारित किया जाए, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव स्थगित नहीं होंगे क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रचार 4:30 बजे आज समाप्त हो जाएगा। मतदान 25 को है और मतगणना 28 दिसंबर को है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव स्थगित करना अंतिम और अत्यधिक सहारा का मामला है। और इसके बाद त्रिपुरा सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने निष्पक्ष निकाय चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और जिसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ये बताइए कि आपने क्या क्या किया है। त्रिपुरा सरकार के जो वकील हैं उन्होंने चुनाव पुनर्निर्धारण की बात कही थी, और जो तृणमूल कांग्रेस के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए कि देखिए हिंसक वारदातें इस तरीके से हुई थी कि कार्यकर्ताओं को बाहर किया जा रहा था और बच्चे और महिलाओं को घर से बाहर निकाला जा रहा था और पुलिस चुपचाप खड़ी होकर वाहनों की तोड़फोड़ को देख रही थी। तो क्या लोग वोट करने आएंगे? और लास्ट जो चुनाव था वो 2020 में हुआ था। 17 हिंसक वारदातें हो चुकी हैं और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर और जो त्रिपुरा के जो लॉयर है, जो महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से ये गढ़ी हुई एक याचिका है और अनुपालन रिपोर्ट की जहां तक बात है उस पर कल हम उसे प्रसारित करेंगे। तो जो नगर निकाय का जो चुनाव है त्रिपुरा का, वो काफ़ी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है बीजेपी और तृणमूल के बीच में। और जाहिर सी बात है कि तृणमूल वहां पर बीजेपी को टक्कर दे रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि तृणमूल का विस्तार हो और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसमें वो हिस्सा ले। तो जाहिर सी बात है कि हिंसा की राजनीति वहां पर खेली जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या त्रिपुरा की सरकार त्रिपुरा के लोगों को यह आश्वासन दे पाएगी कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा कि आप एक एक्स्ट्रा जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उसको लगाइए और उसको डिप्लॉय करिए। तो इन तमाम बातों के बीच में अब देखना ये होगा कि निष्पक्ष चुनाव क्या त्रिपुरा में हो पाता है नगर निकाय चुनाव का, और अगर नहीं होता तो वाकई में लोकतंत्र में आस्था लोगों की उठ जाएगी। और कोर्ट के कहे पर भी ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मान रही हैं, और खासकर बीजेपी किस तरीके से कोर्ट के कहे पर अवहेलना कोर्ट की कर रही है और कोर्ट का अपमान भी कर रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था त्रिपुरा सरकार से कि आप जो भी हो जाए आप एक निष्पक्ष चुनाव कराने के फेवर में रहिए और कराकर दिखाइए। लेकिन बावजूद इसके हिंसक वारदातें हुई, त्रिपुरा पुलिस खड़ी हुई देखती रह गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि त्रिपुरा सरकार किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय कैंपेन ट्रेल पर यूपी के दौरे पर थे और आज उन्होंने उद्घाटन किया बीजेपी के क्षेत्रीय ऑफिस का, जो कि कानपुर में स्थित है। और इसके अलावा 7 जो जिले हैं वहां के मुख्यालय का भी खोले गए हैं। और इसको लेकर अगर बीजेपी के ऑफिसेज की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल देश में 432 बीजेपी ऑफिसेज हो चुके हैं और केवल उत्तर प्रदेश में 62 ऑफिसेज खोले गए हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि 7 और बना दिए जाएंगे बीजेपी के दफ्तर दिसंबर के महीने तक, यानी कि उत्तर प्रदेश में 69 ऑफिसेज बीजेपी के हो जाएंगे। और जेपी नड्डा ने कहा कि किस तरीके से बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें कोई भी नेता या बड़ा नेता या मंत्री बन सकता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर ये पार्टी चलती है। और लेकिन इसको लेकर एक अजीब सी राजनीति शुरू हो गई है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देखिए बीजेपी की क्या प्राथमिकता है, एक भव्य कार्यालय बना दिया लेकिन हॉस्पिटल के लिए एक भी ईंट नहीं रखी गई है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने याद दिलाया कि कानपुर में किस तरीके से जनता को महामारी झेलनी पड़ी थी सेकेंड कोविड वेव के दौरान। क्या ये लोग भूल गए हैं कि अस्पताल की इतनी ज़रूरत थी। और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने 100 बेड के एक अस्पताल की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक वो घोषणा पूरी नहीं बीजेपी कर सकी। कानपुर की जो साउथ सिटी है वहां पर लाखों लोगों के लिए ये 100 बेडेड हॉस्पिटल की योजना बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन ये नहीं हो पाई।
तो आज उसी पर इसको लेकर राजनीति हुई और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की कि राजनीति में प्राथमिकता क्या है, क्या आप जनता के बारे में सोचते हैं या फिर अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए कहा कि देखिए, आपकी जो प्राथमिकता थी वो भव्य कार्यालय बनाने की थी, लेकिन जनता के बारे में आपने नहीं सोचा। लेकिन जनता क्या सोचती है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से नैरेटिव बनाया जाएगा। क्या जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, अस्पताल, रोटी, रोजगार, क्या इन मुद्दों पर यूपी की जनता वोट डालेगी या बाकी जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको खड़ा किया जाएगा? सबसे बड़ा ये सवाल है। लेकिन आगे आगे देखिए किस तरीके से कैंपेन का जो नैरेटिव है वो बनता है और क्या यूपी की जनता बीजेपी के लिए वोट करेगी, ये देखने वाली बात है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं चौथी खबर में। कांग्रेस के नेताओं की किताबें धड़ाधड़ आ रही हैं। अभी हाल में आपने देखा था कि सलमान खुर्शीद की एक किताब आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हैरम से की है। अब दूसरे कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की एक किताब आ रही है जिसका नाम है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years of national security situations that impacted India। यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो चुनौतियां हैं भारत में पिछले 20 सालों में, उसको लेकर ये किताब आनी है जिसकी रिलीज है 2 दिसंबर को। इसकी ऑफिशियल रिलीज 2 दिसंबर के लिए है, लेकिन उसके पहले ही कुछ एक्सर्प्ट्स उस किताब के आ गए हैं। आज खुद मनीष तिवारी ने इसको ट्वीट किया और उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात मनीष तिवारी ने कही है, उसमें ये कही है कि 26/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें जो कदम यूपीए सरकार को उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। उस वक्त तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत थी जो कि यूपीए सरकार ने नहीं की। अब ये बताया जा रहा है कि काफी विवादास्पद कमेंट है क्योंकि वो अपनी पार्टी, अपनी ही सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं और यूपीए में खुद वो मंत्री रह चुके हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उनके पास थी मनीष तिवारी के पास यूपीए के कार्यकाल 2 में। तो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर आप उसी सरकार में मंत्री रहे थे तो आज अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए आप उसी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उन्होंने ये बिल्कुल कहा, मनीष तिवारी ने इस किताब में कहा है कि अपने आप को रोकना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, रेस्ट्रेंट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। और जिस तरीके से कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए। अब 13वीं वर्षगांठ है मुंबई के जो 26/11 का जो हमला था उसकी 13वीं वर्षगांठ है और उसी के ठीक आसपास ही इस किताब का रिलीज होगा। लेकिन इस किताब से कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी खड़ी हो गई है क्योंकि मनीष तिवारी ने बीजेपी को एक राजनीतिक हथियार दे दिया है जिसकी वजह से अब कांग्रेस की फिर से आलोचना होगी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी और आज बीजेपी को उसी का मौका मिल गया है। और बीजेपी के जो शहजाद पूनावाला है उन्होंने कहा कि जैसे उरी और पुलवामा के बाद जब भारत की सरकार ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया था तो मुंबई हमले के बाद ऐसी कार्रवाई से करने से और किसने और क्यों रोका ये बताया जाए। और राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने की कोशिश की है यूपीए की सरकार ने। अब बताया जा रहा है कि ए.के. एंटनी जो उस समय रक्षा मंत्री थे और जो अनुशासन कमेटी है कांग्रेस की उसके अध्यक्ष भी हैं, वो आज सोनिया गांधी से मिलेंगे और शायद कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये अटकलें हैं, कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के हाथों से जो किताबें लिखी जा रही हैं उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और उधर एक तरफ सलमान खुर्शीद ने एक बीजेपी को राजनीतिक हथियार दिया जिससे कि अब बार बार कांग्रेस को पीटा जाएगा और उन पर इनसे सवाल किए जाएंगे। और उसी तरीके से अब मनीष तिवारी की ये किताब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है जिसको लेकर बीजेपी अब बार बार सवाल खड़े करेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे नेता अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल अपनी किताब की पब्लिसिटी देख रहे हैं, वो भी चुनाव के समय एक महत्वपूर्ण समय है जब पार्टी के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की मदद करते हुए नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की। ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलें अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि रोज उन पर नए नए आरोप लग रहे हैं। और उसी क्रम में आज एक नया आरोप लगाया है एक नए व्यक्ति ने और वो है रिटायर्ड पुलिस अफसर एसीपी अनंत कंजाले। अनंत कंजाले का कहना है कि समीर वानखेड़े ने उनके बेटे को गलत तरीके से एक ड्रग्स केस में फंसाया। अनंत कंजाले के जो बेटे हैं श्रेयस कंजाले, उनको एनसीबी ने 22 जून को 2021 में गिरफ्तार किया और ये कहा कि उनके पास से 300 ग्राम गांजा और 436 ग्राम एलएसडी के ब्लॉट्स मिले थे उनके घर से। अब अनंत कंजाले के जो बेटे हैं श्रेयस,
उन्होंने कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज, उन्होंने हलफनामा उनके पिताजी ने दिया है कोर्ट में विशेष अदालत को, और कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज को खंगालिए और उसमें देखिए कि समीर वानखेड़े उनके घर पर आए थे, उन्होंने सर्च किया, और लेकिन पंचनामा में समीर वानखेड़े की जो मौजूदगी है वो दर्ज नहीं की है, और उसी के आधार पर अनंत किंजाले ने कहा है कि उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब स्पेशल कोर्ट ने अब एनसीबी से कहा है कि इसको लेकर वो रिस्पॉन्ड करे, और एक एफिडेविट जो फाइल किया है अनंत किंजाले ने, उन्होंने कहा है कि जो एफिडेविट में ये कहा है कि जो पंचनामा की कॉपी थी उसको नहीं दिया गया, जो पंचनामा फाइल किया था श्रेयस को गिरफ्तार करने के बाद, और किस आधार पर श्रेयस को गिरफ्तार किया गया है ये भी एनसीबी को बताना जरूरी है। तो तमाम तरीके के आरोपों में समीर वानखेड़े घिर गए हैं। पहले तो उन्होंने जाली कास्ट सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद उगाही का मामला आया, तमाम उन पर आरोप हैं। अब ये एक उनके ही एक रिटायर्ड एसीपी पुलिस अफसर ने अब उन पर ये आरोप लगाया है कि उन पर उनके बेटे को गलत तरीके से ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। क्या है इसके पीछे की मंशा, ये भी एक राज है, लेकिन देखना यह होगा कि एनसीबी इस मामले में क्या कुछ कहती है विशेष अदालत से। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।